नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में बात करेंगे 24 के चुनौती की। किस तरह से चल रहा है चुनावी संग्राम और राजनीतिक दल किस तरह से जनता के बीच में नमूदार हो रहे हैं, किस तरह से अपनी बातें कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में 4 ताबड़तोड़ जनसभाएं हुई हैं। इंडी गठबंधन के साथ साथ उन्होंने टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं जो दूसरे विपक्षी गठबंधन के नेता हैं वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में एक बड़ा चुनावी समीकरण देखने को मिला है। ममता बनर्जी ने 4 चरणों के चुनाव बीत जाने के बाद अब कहा है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो वो उसको बाहर से समर्थन देंगी। क्या है इस बदली हुई रणनीति के मायने, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि आखिर स्वाति मालीवाल के मामले में क्या कुछ हो रहा है और क्या इस पूरे मामले का दिल्ली और देश की सियासत पर कुछ असर पड़ेगा। होंगी देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें और भी होंगी खेल और संस्कृति जगत की भी खबरें। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। 5वें चरण के चुनाव से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का नया सियासी दांव। केंद्र में इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन, पर पश्चिम बंगाल में एकला चलो की रणनीति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा ममता बनर्जी अवसरवादी नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा कोई सीएए नहीं खत्म कर सकता। हजारों शरणार्थी परिवारों के पास होगी पहचान। बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में किया रोड शो। ओडिशा में कई जनसभाओं को किया संबोधित। अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी और मधुबनी में भरी हुंकार, तो कौशांबी में योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। विपक्षी दलों के दिग्गजों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा में किया चुनाव प्रचार। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में की रैलियां। लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। आप सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को भेजा समन। शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने स्वाति मालीवाल से की पूछताछ। अरविंद केजरीवाल ने मामले में साधी चुप्पी। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कटाक्ष। कहा किसी की कमजोरी या गलती से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर हुआ पाकिस्तान का कब्जा। एस जयशंकर ने कहा पीओके पर बनती है भारत की वैध दावेदारी। तो सबसे पहले बात करेंगे किस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत करवट बदल रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले इंडी गठबंधन से नाता तोड़ा, लेकिन अब वो कह रही हैं कि अगर इंडी गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो वो बाहर से समर्थन करेंगी। वोट बैंक के बंटवारे से परेशान ममता बनर्जी शायद ये चुनावी गुगली फेंक रही हैं, लेकिन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को ये गले नहीं उतर रहा है और वो ममता बनर्जी पर भरोसा करने से इनकार कर रहे हैं। दिल्ली में बैर नहीं, बंगाल में खैर नहीं की नीति पर चलते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जहां एक ओर पश्चिम बंगाल में एकला चलो का राग अलाप रही हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में INDIA गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कह रही हैं। अब जब 7 में से 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं, तो ममता बनर्जी के इस बयान के सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि लेफ्ट कांग्रेस पर विचार ना करें, बंगाल में ये हमारे साथ नहीं है, ये बीजेपी के साथ हैं। बंगाल की कांग्रेस और सीपीएम
हमारे साथ नहीं है, वह भाजपा के साथ है। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। इंडिया गठबंधन को बाहर से सभी सहायता देकर सरकार बना देंगे ताकि बंगाल की मां बहनों को कोई भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। 100 दिन का मजदूरी का पैसा 3 सालों से नहीं भेजा गया। बोल रहे हैं पैसा नहीं है। मैं पूछती हूँ, इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा कहां से आ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के भदोही में टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश में बंगाल के टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। ये भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं इनका ये प्रयोग क्या है? ये यूपी में बंगाल की टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। टीएमसी राजनीति यानी तुष्टीकरण का जहरीला तीर। टीएमसी राजनीति यानी राम नवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाना। टीएमसी राजनीति यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरफ भी जा सकते। गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। और दुहाई देने की चलते कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में खत्म करने की बात कर रहे थे कि कांग्रेस 40 से ज्यादा सीट मिलेगा ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुके हैं। अभी दुहाई देना शुरू कर दी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे गठबंधन जो है, कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे जो गठबंधन है वो सत्ता पे आ रही है। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी के बदले हुए सुर का मतलब एंटी बीजेपी वोटर्स को यह संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोकना है तो टीएमसी ही एकमात्र विकल्प है। ममता के इस बयान के पीछे 2019 चुनाव के आंकड़े भी वजह बताए जा रहे हैं। पिछले आम चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर जीत हार का अंतर काफी कम रहा था। क्लोज कॉन्टेस्ट वाली 18 में से 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और बाकी 16 में से 8 सीटें टीएमसी और बीजेपी ने जीती थीं। क्लोज कॉन्टेस्ट वाली इन सीटों पर 3 से 4% वोट स्विंग भी नतीजे बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आखिर ये जो पूरा बदलाव आया है ममता बनर्जी की रणनीति में, ये कहें कि उन्होंने जो अपना सियासी पैतरा बदला है, इसकी पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, INDIA उसका नाम भी कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने दिया था, ये दावा वो करती है। लेकिन आखिर अब वो उससे कभी दूर भागती रही और कभी अब वो पास आने की बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि बाहर से समर्थन देंगे अगर इस गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आती है। ऐसा वो क्यों कहा उन्होंने? इंडी और ममता कितने दूर कितने पास, गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी ने ये रणनीति बदल दी है। आपको याद है और आप देख रहे हैं कि इन चुनावों में वो कांग्रेस और लेफ्ट को उन्होंने इस गठबंधन में पश्चिम बंगाल में साथ नहीं आने दिया। 4 चरणों के बाद राज्य में 18 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और इन 18 सीटों पर चुनाव के बाद अब महज 24 सीटों पर चुनाव, यानी कि आधे आधे अगर आप इसको देखा जाए तो 24 सीटों पर बचे हुए 3 चरणों में चुनाव होने हैं और यह बेहद महत्वपूर्ण है। और यह इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी को यह समझ में आ रहा है कि इन 24 सीटों पर किस तरह से अपनी लड़ाई को और मजबूत किया जाए। ममता बनर्जी ने अब गठबंधन सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात कही 4 चरण बीतने के बाद। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि राज्य में बीजेपी का अपना वोट बैंक है, वो वोट बैंक इंटैक्ट है, जिसे प्रो मोदी वोट बैंक कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में और बीजेपी की नीतियों के साथ में वो वोट बैंक उनके साथ में साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में एंटी बीजेपी वोट बैंक के 2 प्रमुख दावेदार हैं। वहां पर ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। अब इनके बीच में यह फाइट है कि आखिर वो जो
एंटी बीजेपी वोट बैंक है उसको कौन ले जाएगा। कांग्रेस लेफ्ट जितनी मजबूती से लड़ेंगे टीएमसी को उतना ही नुकसान होगा। यह बात 4 चरणों के बाद ममता बनर्जी को समझ में आ गई है, इसलिए बाकी बचे हुए 24 सीटों के चुनाव के लिए वो इसमें कोई जोखिम नहीं उठाने देना चाहती। ममता बनर्जी की रणनीति एंटी बीजेपी वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की है और अपना वोट बैंक और बढ़ाने की है। वहीं बयान का मकसद है यह संदेश देना कि बीजेपी को रोकना है तो टीएमसी ही विकल्प है, और यह मत सोचिए कि टीएमसी जो केंद्रीय गठबंधन जब बनेगा तो वहां से बाहर रहेगी, वहां पर जाकर हम समर्थन दे देंगे, लेकिन राज्य में आप हमारे साथ बने रहिए, यह उनका कहने का मतलब है। ममता बनर्जी के बयान के पीछे 2019 के चुनावी आंकड़े भी वजह है, क्योंकि इसमें कम से कम 16 से 18 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही थिन मार्जिन के साथ में जीती या हारी गई थी। तो 2019 में प्रदेश की 18 सीटों पर जीत हार का अंतर 0.1% से लेकर 8.5% के बीच में रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम मार्जिन से ये सीटें जीती गई थी। इसलिए ऐसी सीटों पर ये जो नजदीकी अंतर वाली 18 सीटें हैं, इनमें से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और इनमें 3 से 4% का अगर वोट स्विंग हो जाता है तो वो बड़ा निर्णायक साबित होगा जिस भी पार्टी के पक्ष में वो होगा। बाकी 16 में से 8 सीटें टीएमसी और बीजेपी ने जीती थी। तो यहां पर यह लड़ाई एक बार फिर से और कड़ी हो गई है। नजदीकी अंतर वाली इन सीटों पर 3 से 4% वोट स्विंग भी निर्णायक हो सकता है, और यहां पर यह देखना जरूरी होगा कि यह वोट स्विंग किसकी तरफ होता है। तो उस वोट स्विंग के लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की यह गुहार नजर आती है। बीजेपी की रणनीति है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को कैश कराना, जिस तरह से उनकी योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और जो लार्जर देन लाइफ इमेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के जरिए बनी है, उसको कैश करना और बताना कि देश में एकमात्र वो ऐसे नेता हैं जो सबके लिए सुलभ हैं, सबके लिए सोच रहे हैं। और भ्रष्टाचार और संदेश खाली ऐसे मुद्दे पर आक्रामक प्रचार बीजेपी पश्चिम बंगाल में लगातार जारी रखे हुए है। वहीं टीएमसी की रणनीति, ममता बनर्जी की रणनीति, अपने वोट बैंक को एकजुट रखना, जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है उसको एकजुट रखना और उसमें कुछ और इजाफा करना, ताकि वो जो उनकी पहले की जो जितनी सीटें थी, 22 सीटें थी 2019 में, उससे ज्यादा वो बढ़ती हुई नजर आए। और साथ ही साथ वोटर्स को यह संदेश देना कि किसी भी तरह से वो जो ये गठबंधन है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन यहां लड़ने के लिए वो सिर्फ बीजेपी से वही लड़ सकती है। तो यह है ये पूरा सियासी गुणा गणित। इसको और भी समझने की कोशिश करेंगे, अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के ठीक बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और
फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत पर, किस तरह से वहां की जो रणनीति है ममता बनर्जी ने वो बदली है, किस तरह से उनका जो सियासी पैतरा है वो बदला है। और यही आज का हमारा विशेष है। आज का हमारा विशेष है इंडी और ममता कितने दूर कितने पास। इंडी और ममता कितने दूर कितने पास, आखिर वो इस गठबंधन के साथ हैं या इस गठबंधन से दूर हैं। पश्चिम बंगाल में शुरुआत में उन्होंने दिखाया था कि वो इस गठबंधन से दूर हैं, लेकिन अब वो उसके पास जाती हुई नजर आ रही है। क्या है इसकी वजह? इंडी और ममता कितने दूर कितने पास। और इस पूरी खबर पर, इस पूरे विमर्श पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सौरभ सिकदर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सौरभ जी। और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ रुद्रांका सान्याल जो कि टीएमसी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए। रुद्रांका जी बहुत स्वागत है आपका। रुद्रांका जी, आपके साथ अगर शुरुआत करना चाहें इस चर्चा की। आपने देखा है कि सभी ने देखा है दरअसल कि किस तरह से ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया कांग्रेस और लेफ्ट को पश्चिम बंगाल में। कहा कि पूरे देश भर में कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं आएगी। लेकिन अब 4 दौर के बाद इस तरह का ऐलान कि हम गठबंधन में को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, यह बदली हुई रणनीति कितना दबाव है? देखिए, बात यह है कि जो अलायंस है इसका मूल उद्देश्य जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी जो दल है उसके खिलाफ अलायंस है। तो ममता बनर्जी पहले भी और अभी भी और आगे भी बीजेपी का विरोध करेंगे। और जो बीजेपी के जो कारनामे हैं और वोट का जो राजनीति है और धर्मों को लेके जो वो राजनीति करना चाहते हैं उसके खिलाफ ममता बनर्जी पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जो इंडिया अलायंस में जो उन्होंने नाम भी उन्होंने दिया है, लेकिन ममता बनर्जी ने बोला था कि जो जिधर स्ट्रांग होगा दूसरे पार्टी वहां पे जाके जो स्ट्रांग पार्टी होगा उसको हेल्प करेगा। लेकिन इसमें क्या देखा गया कि जो बंगाल का जो मतलब कांग्रेस का जो है अधीर बाबू, तो उन्होंने बहुत खिलाफ किया है। उन्होंने खुद दल के खिलाफ जाके बात की ममता बनर्जी के खिलाफ, जहाँ पे बैठ के राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो टीएमसी के साथ है, तो यहाँ पे बैठ के और मतलब कांग्रेस का और एक नेता अधीर बाबू यहाँ पे बोल रहा है कि वो मतलब टीएमसी का खिलाफ कर रहा है। तो ऐसा जो सिनेरियो हम देखे उसके बदले में हम ये कहना चाहते हैं तो 4 चरणों के बाद रुद्रांका, 4 चरणों के बाद ये सिनेरियो बदल कहाँ गया? उनकी भाषा तो अभी भी है, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो बदला कहाँ है? सिनेरियो तो वही है। ममता बनर्जी बोला है कि इंडिया अलायंस के साथ है, उन्होंने कहा है। नहीं तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि ये 4 चरणों के बाद ये याद क्यों आया? क्या ये कोई दबाव था? उनको लग रहा है कि ये जो वोट शिफ्ट है वो कहीं बीजेपी की तरफ ना हो जाए, इसलिए वो जो वोट बंटवारा रोकने के लिए। इंडिया में ऐसा कोई पार्टी या ऐसा कोई नेता अभी तक नहीं है जो ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है पूरा देश में। और देखा गया कि जो बंगाल का जो महिलाएं हैं वो उनसे बहुत लगाव है, बहुत प्यार करता है उनको। और देखा गया कि बाहर से जो परिजाई पाखी बोलते हैं ना, बाहर से आने वाला पंछी, ऐसी तरह बीजेपी का जो नेता है पश्चिम बंगाल में आ रहा है, वोट का राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपने अभी भी रुद्रांका जी सवाल का जवाब नहीं दिया। ममता बनर्जी की बात, ममता बनर्जी की काम, ममता बनर्जी की राजनीति को लेके पूरा देश और बीजेपी परेशान है और प्रेशर जो बीजेपी के ऊपर है। ठीक है, वो सारी बातें आपकी सही हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आखिर ये जो ऐलान था, ये तो गठबंधन जब बना था और जब ये चुनाव की शुरुआत हुई थी तभी कम से कम चुनाव के पहले चरण से पहले कह देती। ये 4 चरण बीतने के बाद मेरे मूल प्रश्न मेरा ये है, ये ऐलान अब क्यों? ममता बनर्जी जब सोचते हैं कुछ भलाई के लिए सोचते, ममता बनर्जी ने जहां पे जो अच्छा सोचा
जो इंडिया अलायंस है वो भी ममता बनर्जी नाम दे के उसको तैयार किया था। और ममता बनर्जी आज भी जो बोल रहे हैं, आगे भी जो बोलेंगे, वो कुछ सोच और समझ के उन्होंने बोला है। निश्चित तौर पर सोच समझकर ही नेता बोलते हैं, ऐसी उम्मीद है। और ममता बनर्जी जैसी मजी हुई राजनेता से ये उम्मीद की जा रही है कि वो सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे। फिलहाल हमारे साथ में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हर्षवर्धन जी। और मैं सौरभ सिकदर के पास जाऊंगा। सौरभ सिकदर, आपको लगता है कि किसी भी तरह का कोई थ्रेट क्या चुनावी तौर पर, सियासी तौर पर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी फील कर रही है इस ऐलान के बाद? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वोट बैंक अपना इंटैक्ट रखने के लिए, जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखने के लिए ममता बनर्जी का बयान है। देखिए, ममता बनर्जी वोटर के ऊपर कोई असर, क्योंकि ममता बनर्जी का जो दोगला चरित्र है बंगाल के वोटर जानते हैं। ममता बनर्जी का हसीन सपने तो देखते हैं कि हमको एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन उसके लिए जोट राजनीति से जो आपकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सौरभ सिकदर जी। हम आपके पास दोबारा आएंगे, इससे पहले हम हर्षवर्धन जी के पास जा रहे हैं। हर्षवर्धन जी, 4 चरण बीतने के बाद मूल सवाल वही है, वही आपसे भी समझना चाहेंगे। सियासी तौर पर क्या वजह है कि ममता बनर्जी ने ये अपना चुनावी जो सियासी पैतरा है वो बदला है? देखिए, इसमें कोई बहुत जिसको कहें कि रहस्य जैसा नहीं है। ममता बनर्जी को लग रहा था कि वो बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेंगी। उन्होंने जिस अंदाज में रैंप वॉक करते हुए अपने प्रत्याशी घोषित किए थे तो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और देखिए, बंगाल में कोई सबसे बड़ा नेता है, कोई सबसे ताकतवर नेता है तो वो ममता बनर्जी है, उनको तृणमूल कांग्रेस है। लेकिन संदेश खाली के बाद और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने जिस तरह से एक तरह से कहें कि बंगाल की जो अस्मिता की बात की, विशेषकर महिलाओं के बीच में जो संदेश गया, उसने तृणमूल कांग्रेस का आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर किया है। ऐसे में अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट उनके साथ कुछ वोट चले गए, कुछ मुश्किल उनकी खड़ी हो गई, जिसको विशेष करके कहें कि जो वो माइनॉरिटी वोट्स के लिए काम करती हैं, उनका वो लगता है कि वो अगर एक मुश्त आ गया तो उनको बड़ी एक तरह से आसानी हो जाएगी। वहां पर उनको लगा कि ये तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है। इसीलिए चुनाव के बीच में आधे चरण बीत चुके हैं, आधे से ज्यादा 4 चरण हो गए तो 7 चरण के कुल चुनाव हैं, तो उनको लग रहा है कि अब जो एक तरह से कहें कि नुकसान हो गया है उसकी भरपाई करने की ये कोशिश है। आपको ये भी लगता है हर्षवर्धन जी कि क्या उनको ये लग रहा है कि अगर सीटें कम हो जाएंगी तो कम से कम जो इंडिया ब्लॉक है उसके साथ खड़े तो नजर आएंगे, देर से ही सही, अब कम से कम ये देख ले? देखिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है कि ममता बनर्जी की सीटें इस बार कम हो रही हैं और उनका ये कोई मकसद इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। उनको ये जरूर लगता है कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव बाद की उनकी कोई रणनीति नहीं, मैं इसको कतई नहीं मानता हूं। बहुत से लोग हो सकता है इसको इस तरह से देखें कि वो चुनाव बाद किसी रणनीति को देख रही हैं। ये ममता बनर्जी को भी बहुत अच्छे से पता है कि बंगाल के बाहर जो समीकरण है वो इस सरकार के पक्ष में ज्यादा है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में ज्यादा है। उनको चुनाव के समय लग रहा है कि जो बचे हुए चरण हैं, जो बंगाल की सीटें हैं, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, उसमें कोई उनका नुकसान ना हो, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बयान जारी किया। जी, सौरभ सिकदर जी आपके पास आते हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे किसी तरह का कोई थ्रेट, जिस तरह से मैंने कहा कोई खतरा बीजेपी को लग रहा है इस बयान के बाद कि जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है वो कंसोलिडेट होगा ममता बनर्जी के पक्ष में। अगर कंसोलिडेट होता है तो कितना आपके लिए खतरा है, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? नहीं, इस बयान से बंगाल में बीजेपी को कोई खतरा नहीं। देखिए, ममता बनर्जी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन जो जोट धर्म के थंब रूल है वो कभी वो मानते नहीं है। अब थोड़ा हम लोग पीछे जाए तो ममता बनर्जी का जो ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में उनका जो ये तृणमूल कांग्रेस गठन हुआ था बीजेपी के हाथ पकड़ के, फिर वो बीजेपी के हाथ छोड़ा, कांग्रेस के हाथ पकड़ा, फिर बीजेपी को हाथ पकड़ा, फिर कांग्रेस को पकड़ा, फिर कांग्रेस का हाथ छोड़ा। तो ममता बनर्जी जी जो है कभी कोalition गवर्नमेंट में जो कोalition का राजनीति है वो निस्वार्थ रूप से नहीं कर सकते। अब देखिए ना, जो तृणमूल का प्रवक्ता है वो अभी बोल रहे थे कि इंडिया जोट जो है ये इंडिया नाम उनका दिया हुआ है। तो ये कैसे लीडर है जो अपना नाम दिया हुआ जोट से खुद निकल गया? बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ रहा है, सीपीएम अलग लड़ रहा है, तृणमूल अलग लड़ रहा है। देखिए, ये सब बात तभी बोलते हैं
जब उसके अंदर डर पैदा हो जाता है कि उसके पैर के नीचे जमीन खिसक रहा है और लोगों का समर्थन उससे जा रहा है। एक तो बंगाल छोड़ के और कोई स्टेट में तो राजनीतिक हिंसा होता नहीं है, इतना पॉलिटिकल मर्डर होता नहीं है, वोट देने के लिए डराया धमकाया नहीं जाता है, संवाद माध्यम के ऊपर अटैक नहीं होता है। तो ये जो है पुलिस और कुछ गुंडों के लेके ये सरकार चल रहा है, जन समर्थन ममता दीदी के साथ बिल्कुल नहीं। ठीक है, रुद्रांका जी, ये आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बयान है, जिस तरह से क्या लड़ते हुए दिखना चाहती हैं बीजेपी से एकमात्र, और कांग्रेस और सीपीएम को, लेफ्ट को वो दरकिनार करते हुए दिखना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो 18 सीटों के लिए पहले 4 फेज में चुनाव हुए हैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिखती। उनको लग रहा है कि जो आगे की 24 सीटें हैं उस पर कम से कम कुछ सुधार कर लिया जाए। देखिए, मैं पहले हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि जो दादा थे हमारे उन्होंने संदेश खाली को लेके कुछ बातें किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ बड़ी गंभीरता से कि जो बीजेपी का या फिर जो लीडर है, जो मतलब शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने पूरा प्लान प्रोग्रामिंग करके जो संदेश खाली को एक नेशनल न्यूज बनाया है, जिसका वीडियो फुटेज सामने आ चुका है, जिससे बीजेपी मुकर नहीं सकता। और एक बात आप सुन लीजिए मेरे से, देखिए मैं राजनीति से बाहर जाके बताता हूँ आपको कि जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो संदेश खाली में बीजेपी के नेता, जो लोकल नेता है, पश्चिम बंगाल के विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने वहां पे जाके किस तरह से गाली देखिए ये नैरेटिव दोनों साइड से कहे जा रहे हैं। देखिए ये आज हमारी चर्चा का विषय नहीं है रुद्रांका जी, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव मैं बताऊं उस वीडियो को लेकर के भी, उस वीडियो को लेके सुनिए उस वीडियो को लेकर के भी बहुत सारी बात हो रही है, क्योंकि वो सारी महिलाएं, सुनिए अरे सुन तो लीजिए, ये हमारा विषय नहीं है आज का, हमारा विषय आज का ये नहीं है। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, आपने चूंकि ये बात कही है कि वो वीडियो को लेकर के बाद ही बहुत सारी महिलाएं जो संदेश खाली में, वो तमाम वीडियोस जो है वो फ्लोट हो रहे हैं कि किस तरह से वो अपने गांव की रखवाली कर रही हैं। तो इस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम आएंगे बीजेपी के पास और चाहेंगे कि एक सेंटेंस में इस बात को आपसे चाहेंगे इसका जवाब, कि आपको लग रहा है कि ये जो 24 सीटें हैं ये निर्णायक होने जा रही हैं आगामी जो बाकी बचे 3 सीट, जो 3 चरण है वो। देखिए बंगाल में अभी जो निर्णायक क्या, इसमें से बहुत सारे सीटें तो हमारा पहले ही था और इस बार यह सीट एकदम निश्चित बढ़ेगा और बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस लोकसभा में बन के आएगा और तृणमूल कांग्रेस कहां जाके गिरता है ये 4 तारीख को देखिए। ठीक है हर्षवर्धन जी, आखिरी जिसको कहते हैं क्लोजिंग कमेंट्स आपके इस पूरी चर्चा पर और इस बात पर कि ममता बनर्जी के ये जो पूरा स्टेटमेंट है उनको कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो बैकफुट पर है। देखिए निश्चित तौर पर, और हाल के आप घटनाक्रम देखें तो लगातार ये ठीक बात है कि बीच में एक स्टिंग लाने की कोशिश की गई संदेश खाली पर, लेकिन वो एक पीड़ित के साथ ये किया गया, उसके अलावा कई लोग हैं। और देखिए ममता बनर्जी की सरकार पर जिस तरह के आरोप हैं उन आरोपों के पक्ष में खड़ी हुई। एक तरह से ममता बनर्जी ने जब विधानसभा में कहा कि जो महिलाएं मुंह ढककर आ रही हैं हम वो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि शेख शाहजहां जैसे लोगों के साथ हो खड़ी। उनके जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। एक तरह से कहें कि पार्टी के भीतर जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है वो खतरनाक दिख रहा है। और जो बंगाल के लोगों को लगता है कि यहां से उद्योग धंधे चले गए, लगातार जिस तरह का राज है, वो जो बंगाल की समृद्धि थी, जो सोनार बांग्ला की बात होती थी, वो जितना डेट पहुंचा है वो भी ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान पहुंचा। ठीक बात है। 3 चरण के चुनाव बाकी हैं और 4 जून को मतगणना होगी। बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। और इसके बाद लोकसभा के बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। इसकी बात करेंगे, कौन कहां प्रचार कर रहा है, क्या है उसके सियासी मायने जो बयान दिया जा रहा है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious.
किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे चुनाव प्रचार की। जो 3 चरण के चुनाव बाकी हैं उसके लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार हो रहा है और बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक हैं। उत्तर प्रदेश में आज उन्होंने 4 जनसभाएं की और इन जनसभाओं में उन्होंने टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको दिखाते हैं। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। प्रतापगढ़ की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री आश्वस्त नजर आए कि 4 जून के बाद एनडीए सरकार की सत्ता में वापसी होगी और एनडीए सरकार विकास की रफ्तार को एक रोड मैप के साथ जारी रखेगी, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस और आईएनडीआईए गठबंधन है जिसके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। अवध और पूर्वांचल के इलाके में कुल 4 रैलियां प्रधानमंत्री ने की। इन रैलियों में मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और उसके गठबंधन की तुष्टीकरण की नीतियों, वोट बैंक की राजनीति को मुद्दा बनाया। वहीं राम मंदिर सहित अनुच्छेद 370 और सीएए जैसे राष्ट्रहित और नीति के मुद्दों पर कांग्रेस द्वारा राजनीति करने पर सवाल पूछे।
उन्होंने कहा कि जिस कानून की बदौलत प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता मिल रही है, उस पर भी कांग्रेस वोट बैंक के दबाव में तुष्टीकरण कर रही है। ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। जौनपुर की जनसभा में उन्होंने कहा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का है। गरीब को कैसे अभाव में जीना पड़ता था। बिजली नहीं, गैस के चूल्हे का तो सवाल नहीं, राशन नहीं, अस्पताल में इलाज नहीं, नौजवान के लिए पलायन करने के सिवाय कोई चारा नहीं। और वो वहां जहां जाते थे वहां भी चैन से नहीं रह सकते थे। उनकी पीठ पीछे यहां दबंग माफिया घर और जमीन पर कब्जा कर लेते थे। जब वापिस आते तो घरों पर कोई और बैठ जाता था। भाइयों बहनों, मोदी के संतुष्टीकरण, सेटिस्फैक्शन, संतोष वाला मॉडल ने यह स्थिति बदल दी है। प्रधानमंत्री ने भदोही की रैली में सपा और तृणमूल कांग्रेस के बेमेल गठजोड़ पर कटाक्ष किए। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि देश का सामाजिक मोर्चा हो या आर्थिक, सांस्कृतिक पक्ष हो या फिर वैश्विक, एनडीए की सरकार ने बीते 10 साल में सही दिशा सभी को दी है और ये आगे भी जारी रहेगी। निशांत, शैलेंद्र, ऋषि और उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की बात। और 5वें और अंतिम चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो जोरों पर है। बीजेपी और एनडीए के जो दूसरे दिग्गज नेता हैं वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेता हो, वो लगातार जनता के बीच में रैलियां कर रहे हैं, उनके बीच में पहुंच रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी बचे चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में एनडीए के दिग्गज नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कांग्रेस आरजेडी को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि इन पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की झोली भरने के लिए बढ़ चढ़कर भ्रष्टाचार किया। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जीवन, एक राजनीतिक पार्टी का भी जीवन होता है, पूरा जीवन जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। इस बीच ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ओडिशा में प्रचार अभियान को धार देते हुए रोड शो और जनसभाओं के जरिए पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि ओडिशा की सारी लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में आएगी।
नड्डा ने साथ ही कहा कि कांग्रेस अपनी कार्यशैली के कारण धीरे धीरे धरातल की ओर जा रही है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी ओडिशा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए नवीन पटनायक पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग चावल पीएम मोदी से लेकर खाली बैग थमाकर ओडिशा के लोगों से वोट मांग रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ओडिशा में प्रचार कर कहा कि प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। ओडिशा की जनता चाहती है कि एक सक्रिय मुख्यमंत्री बने, एक स्वस्थ मुख्यमंत्री बने और एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जो दैनंदिन के विषयों के बारे में अपनी सक्रियता बहाल करके लोगों को राहत दिलाएं और लोगों की सेवा करें। और यह संभव नौजवान मुख्यमंत्री अगर होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। साल देते हैं मोदी जी और नवीन पटनायक हमें थमा देता है दो झूठ का बैग, खाली बैग के अंदर में कुछ नहीं रहता है। यहाँ सरकार हमको बिल्कुल लगता है कि प्रदेश में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और अधिक से अधिक लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झारखंड में भाजपा के लिए प्रचार किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। वहीं ओडिशा के संबलपुर से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने भी कई जनसभाएं कर जनता से आशीर्वाद मांगा। इसके अलावा नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने अजमल खान पार्क में चुनाव प्रचार किया। डीडी न्यूज। तो ये थी एनडीए नेताओं के प्रचार की बात। इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से विपक्ष के गठबंधन के नेता लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे कि एनडीए नेताओं की तरह इंडी गठबंधन के नेता भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। धुआंधार प्रचार उनका चल रहा है और देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे समर्थन मांग रहे हैं। कैसा रहा है इंडी गठबंधन के नेताओं का प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विपक्षी इंडी गठबंधन के सदस्य दलों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। इस कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा में प्रचार अभियान की कमान संभाली। उन्होंने प्रदेश की बीजेडी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नवीन पटनायक को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, न कि प्रदेश की गरीब जनता से। यहाँ उड़ीसा में भीषण बेरोजगारी है, दूसरा बेतहाशा महंगाई है। खास करके ये चिटफंड और खनन घोटाले के कारण उड़ीसा सरकार की पहचान एक भ्रष्ट सरकार के रूप में है। बीजेडी को पहले वक्त जो हमने एक यहाँ के लोगों ने जो चांस दिया, शायद अब इस बार लोग देने वाले नहीं हैं।
वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर लगातार प्रचार अभियान में व्यस्त हैं। उन्होंने इलाके में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा के 10 साल के शासन में देश में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई है। हमारे न्याय पत्र में लिखा है, ये गारंटी है कि स्नातक पास बच्चों के लिए सरकार को पहली नौकरी देनी पड़ेगी और 1 लाख रुपए सालाना न्यूनतम आप कमाएंगे। 5,000 करोड़ की राशि सिर्फ इसलिए रखी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा कि जो नौजवान अपना छोटा कारोबार, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके लिए सुविधा हो। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि पिछले 4 चरणों में भाजपा पस्त नजर आ रही है और इंडी गठबंधन को जनता का भरपूर साथ मिल रहा है। दूसरी तरफ केजरीवाल ने कहा कि भाजपा को लेकर लोगों में निराशा का माहौल है और देश में इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। आरजेडी ने भी बिहार में प्रचार में ताकत झोंक दी है। पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने प्रदेश में विभिन्न जगहों पर जा जाकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड में हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं बीजेपी जो है महंगाई की माँ है और बेरोजगारी की बाप। बिहार से इनका पूरी तरीके से अब सफाया हो गया है। झारखंड में भी बहुत अच्छा माहौल है। झारखंड बिहार अगर साफ है तो समझ जाइए कि केंद्र में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही। इसके अलावा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए लखनऊ में प्रचार करते दिखे। वहीं उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने भी रोड शो कर लोगों से वोट देने की अपील की, जबकि कांग्रेस नेता और वाराणसी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अजय राय ने इलाके में जनसंपर्क अभियान करते हुए वोट मांगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये थी चुनाव से संबंधित खबरें और इसके बाद दिल्ली की सियासत की भी बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव अभियान तेज करते हुए देखा गया, लेकिन इस बीच उनके सहयोगी विभव कुमार द्वारा आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर है।
इस मामले में अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए दिल्ली महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने एक खुला पत्र भी लिखा है। कांग्रेस और जो दूसरे गठबंधन है, यानी कि दूसरे जो दल है इंडिया गठबंधन के, वो इस मामले पर बोलने से लगातार बच रहे हैं, जबकि बीएसपी प्रमुख मायावती इस मामले में इंडी गठबंधन के दोहरे रवैये पर सवाल उठा रही है। इस बीच स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उन्होंने पूरी घटना पर दिल्ली पुलिस को बयान दे दिया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव से पहले दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला गर्मा गया है। इस मामले में दिल्ली शराब घोटाला मामले में सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट सीएम आवास पर हुई है और आरोप लगा है उनके पीएस विभव कुमार पर, जो लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके साथ देखे गए। केजरीवाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल से जुड़ा सवाल पूछा गया तो केजरीवाल न सिर्फ असहज नजर आए बल्कि इस मुद्दे पर चुप्पी भी साध ली। तो अखिलेश यादव और संजय सिंह बचाव में उतर आए। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट मामले को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल को जबरन चुप कराए जाने का आरोप लगाया है। सवाल ये उठता है, क्या स्वाति मालीवाल जी को जबरन दबाव बना के कहीं पे रखा हुआ है? सवाल ये उठता है, क्या इस गुंडागर्दी का जो घर बना हुआ है अरविंद केजरीवाल का, यहां पर अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पर उनके पीए ने हाथापाई करी है, गाली गलौज किया। जेल सीएम, बेल सीएम बनता है, 4 जून को फेल सीएम बनेगा। आम आदमी पार्टी में भी स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मुद्दे पर मतभेद उभर आए हैं। पार्टी के पूर्व विधायक और आप नेता नितिन त्यागी ने कहा कि पार्टी में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शायद अब किसी में हिम्मत नहीं बची है। आश्चर्यजनक ये था कि हमारी पार्टी के इतने क्रांतिकारी साथी कुछ नहीं बोले। हमारी इतनी बड़ी महिला विंग जो स्वाति मालीवाल को अपना आदर्श मानती है, एक का भी ये मैसेज नहीं आया कि हम स्वाति जी के साथ खड़े हैं। अगर स्वाति जैसी महिला के साथ हम खड़ा नहीं हो सकते तो फिर तो हम शायद किसी के साथ खड़े नहीं हैं। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ये तो कह रही हैं कि महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होने पर वे उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन साथ ही इसे आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला भी बता रही हैं। आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने महिला सुरक्षा को लेकर इंडी गठबंधन के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता द्वारा अन्य कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में चाहे कोई भी पार्टी या इंडी व अन्य गठबंधन हो तो इन्हें दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए, अर्थात इन्हें बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। अतः पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ सीएम आवास में अभद्रता के गंभीर मामले पर देश की नजर है और दोषी के विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं होना अनुचित है। ऐसे में राज्यसभा सभापति व महिला आयोग को भी इस घटना का समुचित संज्ञान लेने की जरूरत है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने केजरीवाल के पीएस विभव कुमार को समन भेजकर शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर भी पहुंची। इससे पहले एक अंग्रेजी न्यूज चैनल ने बुधवार शाम स्वाति मालीवाल की मां से बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है, ये उसकी लड़ाई है, वो तभी बोलेगी जब सही समय होगा। लेकिन जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है, उसने इस मामले में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
सवाल यह भी है कि पार्टी फोरम पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने खुद उनके साथ बदसलूकी किए जाने की बात को स्वीकार कर ये कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब उनके सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं और वो इस पर राजनीति न करने की गुहार करते नजर आए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के जहन में यही उठ रहा है कि दिल्ली महिला आयोग की वो अध्यक्ष जिसने महिलाओं के मुद्दे को कई बार प्रखरता से उठाया है, यहाँ तक कि अपने मृत पिता पर खुद के यौन शोषण का आरोप तक लगाया, लेकिन खुद से जुड़े इस मुद्दे पर अब तक चुप क्यों हैं? डीडी न्यूज। तो स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी वो उनके साथ हुआ है उसके बारे में उन्होंने दिल्ली पुलिस को बताया है। फिलहाल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि वो एक समय किसी की गलती की वजह से अस्थायी तौर पर हमारे पास से चला गया, लेकिन भारतीय संसद सर्वसम्मति से कह चुकी है कि हम इसको वापस लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व बंधु भारत नाम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुझे लगता है कि पीओके जो है भारत का अंग है। कहीं एक समय में किसी के कमजोरी के कारण, किसी की गलती के कारण हमारे यहाँ से टेम्पररी निकल गया है। टेम्पररी ये संसद का, पूरे संसद का और माने सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन है कि हम जो है कभी न कभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेंगे। ये पोजीशन। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को आप देखिए फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में आयोजित विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने मोदी सरकार के दौरान देश में बुनियादी ढांचा निर्माण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का जिक्र किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को नोटिस भेजा है। पार्टी के इन प्रत्याशियों पर घर घर जाकर गारंटी कार्ड बांटने का आरोप है। आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस में धारा 171 क्रिमिनल केस को लगाने का जिक्र किया गया है। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने के कविता की उस याचिका पर भी सीबीआई से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने अपनी सीबीआई की गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा उसे सीबीआई हिरासत में भेजने के आदेश को चुनौती दी थी। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। उत्तर से दक्षिण तक